बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हम हमारा टॉपिक है वो है कि हम जो फाइनल थीसिस लिखते हैं अपना एमफिल का, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं और किस तरह से लिखा जाता है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो एक टाइटल होता है, और टाइटल यानी कि जो काम आपने करना होता है उसका एक टाइटल होता है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, नैनो कंपोजिट। तो इस तरह का यानी कि जिसके ऊपर आपने काम करना है, जिस मटेरियल के ऊपर आपने काम करना है, सबसे पहले वो आपका टाइटल आपने लिखना होता है। टाइटल के बाद ये एक पेज जो हमारा होता है ये हमारा टाइटल का हो जाता है। इसके बाद आपने जो है वो तो इसके अंदर 4 चैप्टर्स होते हैं। जैसा कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम इंट्रोडक्शन होता है हमारा उसी मटेरियल के बारे में। जैसा कि ये मेरा नैनो कंपोजिट था, तो मैंने इसके ऊपर जो है वो फर्स्ट चैप्टर के बारे में लिखा है कि कंपोजिट क्या होता है, सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरली कंपोजिट कहाँ पे मतलब एग्जिस्ट करते हैं, एडवांस नैनो कंपोजिट कौन से हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो इस तरह से ये जो आपके पास पहला जो चैप्टर होता है इसमें आपने उसका इंट्रोडक्शन लिखना होता है उस मटेरियल के बारे में, और साथ में जो होता है वो आपने उसका रेफरेंस लिखना होता है। ये देखें, ये रेफरेंसेस है कि आपने जो भी मटेरियल जिस जगह से कलेक्ट किया होता है, यानी कि बुक से या जिस भी पेपर से आपने लिया होता है, जैसा कि पेपर पब्लिश्ड होते हैं तो वो आपने यहाँ पे उसका रेफरेंस देना होगा। अब होता है हमारा सेकंड चैप्टर, तो ये होता है लिटरेचर रिव्यू। जैसा कि पहले लोगों ने जो काम किया होता है इन मटेरियल्स के ऊपर और डिफरेंट तरीक़ों के साथ, तो आपने किस तरीके से वर्क किया है, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू में आपने देखना है कि लोगों ने डिफरेंट तरीक़ों से वर्क कैसे किया है, तो वो सारा लिटरेचर रिव्यू में आ जाता है। और नेक्स्ट आपने इसके भी रेफरेंस जो होते हैं वो भी आपने देने होते हैं जितने, यानी कि ये पेपर्स आप देख रहे हैं 14, तो मैंने ये टोटल 16 पेपर्स का जो है वो लिटरेचर रिव्यू लिखा है, और साथ में इसके ये जो रेफरेंस भी दिए हुए हैं। अब बारी आती है हमारे चैप्टर नंबर 3 की। तो जो आपका चैप्टर नंबर 3 होता है इसके अंदर आपने जो है वो जो भी टेक्निक यूज़ की होती है उस मटेरियल को बनाने में, और उसकी करैक्टराइजेशन करते हैं, जिन जिन मतलब आपने इक्विपमेंट यूज़ किए होते हैं वो, और साथ में उसको जैसे करैक्टराइज़ किया होता है। जैसा कि मैंने जो करैक्टराइज़ किया था फोरियर ट्रांसफॉर्म, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और फोटोल्यूमिनेसेंस। तो इन 3 तरीक़ों से मैंने अपने मटेरियल को करैक्टराइज़ किया था। तो इसी तरह से थर्ड चैप्टर में आपने उसकी करैक्टराइजेशन बयान करना होती है, और साथ में जो जो इक्विपमेंट यूज़ किए होते हैं वो भी बताना होता है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमारा होता है रिज़ल्ट्स एंड डिस्कशन। यानी कि जो भी चीज़ आपने मतलब मटेरियल बनाया है उसको जब करैक्टराइज़ कर लेते हैं तो फिर हमारे पास रिज़ल्ट्स आते हैं। जैसा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का ये हमारे पास ग्राफ की सूरत में रिज़ल्ट आया, तो इन रिज़ल्ट्स को आपने
वो यहाँ पे डिस्कस करना होता है कि आपके मटेरियल में क्या क्या खसूसियात हैं एज़ कम्पेयर के जो लोगों ने पहले वर्क किया और आपने काम किया है, इसमें और उसमें क्या क्या डिफरेंस है और आपका मटेरियल किस तरह से बिहेव करेगा, यानी कि इसका बिहेवियर कैसा है, इसकी टोटल जो है वो आप किस तरह से इस मटेरियल को बताते हैं कि ये इसकी क्या क्या खसूसियात हैं। तो जब ये हम कर लेते हैं और इसके बाद जो होता है वो हम देखते हैं, हमारा होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन आपने लिखना होता है कि जो भी मटेरियल आपने यूज़ किया होता है उसका आपने एक जो है वो कंक्लूजन, टोटल जो आपका थीसिस होता है उसका कंक्लूजन लिखना होता है। तो एक थीसिस में ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड होती हैं। और इसी के साथ साथ ये होता है कि कॉपी पेस्ट जो हम कर लेते हैं कुछ लोग, तो उनका प्लेजरिज्म आना शुरू हो जाता है। तो प्लेजरिज्म जो होता है वो ये होता है कि अगर आपने जो काम किया है वो अपनी वर्डिंग में आपने लिखना है, ठीक है ना। तो कुछ आपको अदर जो है वो पेपर से भी मदद लेना पड़ती है। तो इसलिए जो है वो प्लेजरिज्म आपको रिमूव करने के लिए उन सारी चीज़ों को अपनी वर्डिंग में लिखना होगा। तो जब आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका प्लेजरिज्म भी नहीं आएगा, आएगा तो बहुत कम आएगा कि वो आपका जो है थीसिस वो एक्सेप्टेबल होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा इस बारे में समझ आई होगी कि किस तरह से जो है वो एक थीसिस लिखा जाता है।